10th क्लास। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं फर्स्ट लेसन का। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं समझा रही हूँ आपको कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो वह नीले रंग से भूरे रंग का हो जाता है। यह होता है कॉपर सल्फेट के घोल में से, कॉपर का कील होता है, कॉपर का जो सल्फेट का घोल होता है उसमें से कॉपर जो होता है निकल जाता है और उसकी जगह आयरन होता है इसके साथ जुड़ जाता है। तो ये कॉपर सल्फेट होता है पहले, फिर ये बन जाता है आयरन सल्फेट और इसमें से कॉपर जो होता है वो अलग हो जाता है। ये क्वेश्चन आपने याद करना है बेटा। मैं जो जो क्वेश्चन अब आपको समझा रही हूँ ये सारे क्वेश्चन आपने याद करने हैं। ये क्वेश्चन, इन्हीं क्वेश्चंस में से मैं आपको पेपर डालूंगी। अब जो टेस्ट होना है ना आपका, जो यूनिट टेस्ट होने हैं, तो अब मैं इसीलिए आपको रिवीजन करवाने के लिए ये दोबारा से जो है वो सारे सेंड कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। ठीक है बेटा, ये है जिसपे मैंने गोले गोले लगाए हुए हैं, इनकी पिक्चर भी आपको सेंड करूंगी। संतुलित रासायनिक समीकरण वह होती है जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद दोनों के परमाणुओं की संख्या समान होती है, तो वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। ठीक है, यदि किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों तथा उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान होती है तो वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। अगला क्वेश्चन उसमें इसी में पूछा हुआ कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। इसको संतुलित करना आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान के संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश, और इसके अनुसार द्रव्यमान जो होता है वो समान होता है, दोनों तरफ समान होता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो इसकी आवश्यकता क्यों है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। इसके अनुसार दोनों तरफ द्रव्यमान समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। एक ये क्वेश्चन आप याद करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो हमने करना है वो है कि ये क्वेश्चन है, ये वाला 9th क्वेश्चन। नेक्स्ट मैं इन सब की पिक्स भी अभी आपको भेज दूंगी। ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। ठीक है, ऊष्माक्षेपी एक तो है, देखो क्षेपी, एक है शोषी। शोषी मतलब जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का शोषण होता है, अभिक्रिया में ऊष्मा देनी पड़ती, अभिक्रिया में ऊष्मा अगर हम देंगे तभी वो अभिक्रिया होती है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया उसकी उल्ट होती है, एक्सोथर्मिक होती है। मतलब जिस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी क्रिया कहते हैं। जैसे उसका एग्जांपल ये देख लो, CH4 है, इसको जब ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन होती है तो CO2 बन जाता है, H2O बन जाता है, साथ में कुछ मात्रा में ऊष्मा भी निकलती है। तो ये जो ऊष्मा जब इस तरफ होती है तो ये वाली जो रिएक्शन कहलाती है ये ऊष्माक्षेपी क्रिया कहलाती है। और अगर हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इसमें एक एग्जांपल आप ये वाला दे देंगे, चाहे ये याद कर लो चाहे ये याद कर लो, जो भी आप याद कर सकते हैं वो कर लेना। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माक्षेपी शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कोक की भाप से क्रिया, कोक होता है CH2O प्लस ऊष्मा। अब हमने ऊष्मा इस तरफ लिखा है, जब ऊष्मा को इस तरफ लिखेंगे ये सारे क्या होते हैं, अभिकारक, और ये क्या होते हैं, उत्पाद, एरो के इस तरफ। तो अभिकारक वाली तरफ जब हमने ऊष्मा लिखा हुआ होता है तो इसका मतलब होता है ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। और जब हम अभी ऊष्मा को इस तरफ लिखते हैं, उत्पाद वाली तरफ लिखते हैं, तो वो होती है ऊष्माक्षेपी क्रिया। तो ये अभिक्रिया कहलाती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, कि जब हम इन दोनों चीजों को ऊष्मा देंगे तभी अभिक्रिया होगी, जिससे क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब ये 3-4 क्वेश्चन जो भी मैंने आपको समझाए वो आज बेटा आप याद